एक ऊंची थी, कानों में छेद करने वाली किसी कुत्ते के किकियाने की। जय ने आसपास उगी घास में जंगली स्ट्रॉबेरी चुनना रोक दिया और आसमान की ओर देखने लगा। उसके पास एक कुत्ता था, एक जबरा रखवाला। उसका नाम मोटू था, लेकिन मोटू किकियाता नहीं था, वह और भौंकता था। यह विचित्र आवाज आसमान से आई थी। जय ने यह आवाज पहले भी सुनी थी। वह तुरंत उसे पहचान गया और उछल पड़ा। फिर उसने अपने कुत्ते और भेड़ों को घर की ओर हाँक दिया। मोटू उछलते हुए उसकी ओर आया। वह खेलना चाहता था। नहीं, अभी नहीं मोटू, जय ने कहा। हमें तुरंत मेमनों को घर ले चलना चाहिए। वह फिर आसमान की ओर देखने उसने देखा कि सूरज के पास से एक काला धब्बा पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाता हुआ बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था। यह हिमालय की पर्वतमाला के ऊपर से आता हुआ आसमान का राजा सुनहला बाज था, झपट्टा मारकर अपने शिकार को दबोचने के लिए। वह बिल्कुल तैयार कया। उसने किसी जंगली पंछी को देख लिया था, या फिर किसी पर उसको नजर टिकी थी। आज तक जय का कोई भी मेमना किसी बाज के चंगुल नहीं फंसा था, लेकिन हाल में कुछ अन्य गडरिये किसी सुनहले बाज की बात कर रहे थे जो उनकी मवेशियों का शिकार कर रहा था। भेड़ पहाड़ के बगल में नीचे ढालू सड़क पर कुछ दूर भटक गए थे। जय उनकी ओर भागा। वह देखना चाहता था कि एक भी मेमना अकेले दूर न निकल जाए। गडरिये किसी सुनहले बाज की बात कर रहे थे जो उनकी मवेशियों का शिकार कर रहा था। भेड़ पहाड़ के बगल में नीचे ढालू सड़क पर कुछ दूर भटक गए थे। जय उनकी ओर भागा। वह देखना चाहता था कि एक भी मेमना अकेले दूर न निकल जाए। मोटू इधर उधर दौड़ने लगा और जोर जोर भौंके जा रहा। वह भेड़ों को झुंड में रखने में माहिर नहीं था। वह अक्सर उनके बीच घुसकर ढलान पर लुढ़का दिया करता, लेकिन उसके रोप को और बालू के समान चाल चलन देखकर चीते और भेड़िए उन सबसे दूर ही रहते थे। जय मेमनों को गिन रहा था। वे में कर रहे थे और अपनी माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। 1 2 3 4, 5वां होना चाहिए। जय उसे नीचे गए रास्ते पर नहीं देख उसने ऊपर चट्टानी कगार की ओर देखा, जहां से तुम मंदिर के लिए खड़ी चढ़ाई थी। सुनहला बाज उसी चट्टान के गिर्द मंडरा रहा। अचानक पक्षीराज बाज ने चक्कर लगाना रोक दिया। वह कुछ फुट नीचे उतरा। उसके पंख पीछे सदे थे और मजबूत पंजे उतरते हवाई जहाज के पहियों की तरह आगे निकल आए। वह साय साय करता हुआ नीचे उतरा, सीधे चट्टानों के पीछे किसी खास बिंदु पर केंद्रित। एक पल के लिए वह पक्षी आंखों से ओझल हुआ, फिर ऊपर आया। उसके भयंकर पंजे में एक छोटा जंतु जकड़ा हुआ मेमने को ले उड़ा। जय चिल्लाया। वह ढलान पर जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। मोटू उसके आगे आगे दौड़ता रहा और उस बाज पर बेतहाशा भौंकता रहा। बाज उस मेमने को अपने चंगुल में किसी कलाबाज को तरह दबाए तुंग मंदिर से ऊपर की चट्टान पर अपने नीड़ को तरफ चला गया। जय और मोटू ओझल होते बाज को गुस्से में असहाय होकर घूरते रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सके। मेमना तो के साथ ही दम तोड़ चुका था। बाको मवेशी इस घटना से अनजान लग रहे थे। वे अब भी पहाड़ की ढलान पर घनी मीठी मीठी घास चरने में मग्न थे। मोटू, अच्छा होगा कि हम इन्हें लेकर घर चले, जय ने उसने सिर हिलाकर इशारा किया ही था कि वह विशाल कुत्ता ढलान पर उतर गया। उसे भेड़ों को घर की तरफ हाँकने का खेल बहुत पसंद था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी नीचे भागा। कुत्ते ने शीघ्र ही भेड़ों को तितर बितर कर दिया और उन्हें झुंड में रखने के लिए जय को भागना पड़ा। अंत में वे भटकते संभलते घर की ओर चल पड़े। एक सुंदर मेमना तो गया, जय ने अपने आप से कहा। न जाने दादाजी क्या कहेंगे। ने कहा, कोई बात नहीं, यह तो एक दिन होना ही था। वह बाज कुछ दिनों से भेड़ों पर नजर गड़ाए हुए था। दादी माँ, जो अधिक व्यावहारिक थी, बोली, हमने 300 रुपये में मेमने को बेच दिया होता। जय, आगे से तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। पहाड़ी के किनारे जब कभी तुम्हें भेड़ों की रखवाली करनी हो, सोना नहीं और न ही कहानियों की किताबें पढ़ना। आज सुबह मैं पढ़ नहीं रहा था, जय ने सच्चाई बताई, पर वह भूल गया कि वह तो स्ट्रॉबेरी चुन रहा था। पढ़ना उसके लिए अच्छा ही है, दादाजी बोले। उन्हें खुद स्कूल जाने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था। उनके समय में पहाड़ों में स्कूल थे ही कहाँ। अब तो गांव गांव में एक न एक स्कूल। रात में पढ़ने के लिए पूरा समय मिलता है, दादी माँ बोल पड़ी। वे नीचे अपने गांव माको के एक कमरे के स्कूल को अधिक महत्व नहीं थी। दादाजी ने कहा, ठीक है, यह अक्टूबर की छुट्टियां हैं, तभी तो यह हमारे पास भेड़ों की देखभाल करता है। महीने के अंत तक बर्फ पड़ेगी, तब हम मवेशियों के साथ चले जाएंगे। फिर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए काफी समय होगा। नीचे गर्म घाटी में बसे माकू में जय के पिता कुछ छोटे सीढ़ीनुमा खेतों को जोतते बोते और जौ, बाजरा और आलू उगाते।
बूढ़े लोग गर्मी के महीनों में भेड़ों को लेकर ऊपर तुंग चरागाह में चले जाते। वे पत्थर की बनी एक कुटिया में ठहरते। वह कुटिया तीर्थयात्रियों को मंदिर ले जाने वाले रास्ते से थोड़ा हट के थी। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय को श्रृंखला पर सबसे ऊंचा मंदिर। अगले दिन जय और मोटू बड़े सावधान न उन्होंने भेड़ों को पल भर के लिए भी नजरों से दूर नहीं होने दिया। न मंदिर ले जाने वाले नजरों से दूर नहीं होने दिया। नहीं, उनकी नजर सुनहले बाज पर पड़ी। यदि वह दोबारा धावा बोले तो जय ने सोचा कि उसे कैसे टाट पगजिया अपने शक्तिशाली चोंच और चंगुल के साथ उस पर या कुत्ते पर बहुत भारी पड़ता। उसका चंगुल 4 इंच का घेरा बनाता हुआ सबसे खतरनाक हथियार था। वह जब अपने साथ को फैलाता तो उनके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 2 मीटर से अधिक होती। उस दिन के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 2 मीटर से अधिक होती। उस दिन बाज नहीं आया क्योंकि उसने छक्कर खाया था और अब अपने ए में आराम कर रहा। अतीवी बर्फाले एट पाइन मार्टिन जैसे पंछी और यहाँ तक कि लोमड़ियों की पुरानी हड्डियां चट्टानों के आसपास बिखरी पड़ी थीं। उन चट्टानों में ही बाज का बसेरा अति बाज की एक साथिन भी थी, पर चूंकि यह उनके बच्चे होने का समय नहीं था, इसलिए वह अकेले किसी जासूसी खोज में गई हुई थी। सुनहला बाज अपने एट कगार पर खड़ा घाटी को शान से NOZTGJ03I देख रहा था। उसकी तेज पलक न झपकने वाली आंखों से कुछ भी नहीं बच पाता। नारंगी पीले रंग की विचित्र आंखें 100 गज से अधिक गहरी जगह पर खेत का चूहा या छोटा खरगोश देख सकती थी। पहाड़ पर अन्य बाज भी थे, पर वे सामान्यतया अपने क्षेत्र में ही रहा करते। साहसी बाज ही मेमने पर झपटते, क्योंकि मनुष्य और कुत्ते हमेशा उनकी रखवाली कर रहे होते। एन अपने नीले उड़ा और घाटी में ताकत और शान से लहराया। फिर तुन पहाड़ के चक्कर काटने अति नीचे ग्रेनाइट के भूरे स्लैब से बना पुराना मंदिर था। तीर्थयात्रियों की एक पंक्ति पतली और खड़ी चढ़ाई पर सांप की तरह बढ़ रही थी। चोटी के नीचे चरागाह में अस चल रही थी शांत, और बाज की उपस्थिति से 9997 पक्षीराज की परछाई धूप पड़ रही ढालों पर नजर आने लगी थी। बाज ने लड़के और उसके कुत्ते को देखा पर जरा भी नहीं डरा। उसकी आंखें तो एक मेमने पर गड़ी थी जो अन्य एस्ट से चंद फुट की दूरी पर घास पर उछल कूद रहा था। जय ने बाज को तब तक नहीं देखा जब तक उड़ान भरता हुआ वह लगभग 100 फुट की दूरी पर चट्टानों के बाहर न आ गया। वह डैनों को हिलाए बिना चुपचाप उड़ता रहा क्योंकि गोता लगाने के लिए आवश्यक संवेग तो उसे मिल गया था। वह सीधे मेमने पर झपटा। मोटू ने पक्षी को समय पर देख लिया। दबी हुई एंटेक के साथ वह आगे भागा और लगभग उसी क्षण मेमने की बगल में पहुंच गया जब बाज ने झपटा था। भयंकर टक्कर हुई, पंख फड़फड़ाकर बाज उड़ने लगा। वह गुस्से में चीख पड़ा। मेमना ढाल पर लुढ़क गया और मोटू तो दर्द के मारे कराह उठा। उसके पांव पर चोंच का गहरा आघात हुआ था। ZAYN मिस्यू GHZAWAD विशालकाय पक्षी पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए, बल्कि कुछ लड़खड़ाते हुए उड़ गया। वह इस टक्कर से दंग रह गया। ठीक मोटू ने मेमने को बचा लिया था। मेमना भयभीत था, पर जख्मी नहीं। वह जोर जोर से आ करने लगा और अन्य भेड़ों के साथ जा मिला। अब वे सभी मिमियाने लगे। ऐसा लगा मानो स्थिति की भयावहता पर वे सभी एक साथ शिकायत कर रहे हों। जय मोटू की ओर दौड़ा। मोटू जमीन पर लेटा कुकू कर रहा था। कुत्ते की जांघ में गहरा घाव बन गया था, घास पर खून रिस रहा था। जय चारों ओर देखने लगा। बाज का कोई निशान नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कमीज और बनियान उतारी और कुत्ते के जख्म पर लपेट दिया। फिर अपनी बैग से उसे कसफिया, पर मोटू उठ नहीं सका और जय के लिए उसके भारी शरीर को उठाकर ले जाना कठिन था। पर वह उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। बाज फिर से धावा बोल सकता था। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ से मुंह को घेर लिया और दादाजी को पुकारने लगा। दादाजी, दादाजी, वह चिल्लाया। दादाजी ने जैसे ही आवाज सुनी, ढाल पर लड़खड़ाते हुए नीचे आए। उनके पीछे एक अन्य गरिया आया और उन दोनों ने मिलकर मोटू को उठाया और उसे घर जीरो जख्म भयंकर था। दादी माँ ने उसे साफ किया और उग जड़ी बूटी का बना एक मरहम लगा दिया। फिर उन्होंने घाव पर गाजर के चीरे रख दिए और पांव पर पट्टी लपेट दी। गाजर का चीरा पुराना पहाड़ी उपचार है, पर मोटू को दौड़ने में अभी कुछ समय लगेगा।
और तब तक बर्फबारी शुरू हो जाएगी और इस ऊंची चरागाह को छोड़कर घाटी में वापस जाने का समय हो जाएगा। पर इस बीच एड को चराने के लिए ले जाना था, सो दादाजी ने निर्णय लिया कि बचे हुए दिनों में वे जय के साथ जाएंगे। अगले 2-3 दिनों तक उन्हें सुनहला बाज नजर नहीं आया, और उनको नजर जब उस पर पड़ी तो वह अगली पर्वत श्रृंखला पर मंडरा रहा था। शायद उसे खाने का कोई अन्य स्रोत या फिर भेड़ों का नया झुंड मिल गया था। क्या तुम बाज से डरते हो? दादाजी ने मैं पहले नहीं डरता था, जय ने कहा। तब तक नहीं जब तक उसने मोटू को घायल नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि वह इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मोटू ने भी उसे घायल किया। वह तो सीधे भिड़ गया था। शायद वह हमें दोबारा परेशान न करे, दादाजी सोचते हुए स्टक किसी भी पक्षी के डैने आसानी से घायल हो सकते हैं बाज। एसेसीन एसेसीन पर जय को इतना खतरनाक हो सकता एसेसीन पर जय को पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने बाज को 2 बार आक्रमण करते हुए देखा था। वह समझ गया था कि बाज को किसी का डर नहीं होता। झुंड से दूर वह तब रहता जब उसके मन में किसी की उपस्थिति से डर पैदा हो जाता है। अगले दिन दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्हें बुखार सा लग रहा था। वे बिस्तर में ही रहे। मोटू अपनी तीनों सही टांगों पर इधर उधर टहल रहा। अति तक टांग अब भी बहुत दुख रही। भेड़ों के साथ ज्यादा दूर मत जाओ, दादी माँ बोली। उन्हें घर के पास ही चरने दो, लेकिन यहाँ तो घास खोजे नहीं मिलती है, जय ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम दूर भटको, वह भी तब जब वह बाज आसपास हो। उसे मेरी छड़ी दे दो, दादाजी बिस्तर से बोले। यह एक पुरानी छड़ी थी दादाजी, जंगली चेरी पेड़ की लकड़ी से बनी इस छड़ी को अक्सर साथ लेकर घूमते। छड़ी मजबूत और ठोस थी, वह लंबी और गठीली थी और जय के कंधों तक पहुंचती थी। इसे खोना मत, दादाजी बोले। एक विद्वान ने बरसों पहले जब वह तुम मंदिर आया था तो मुझे ये छड़ी दी थी। मैं इसे तुम्हारे बड़े होने पर देने वाला था, पर शायद यही सही समय है जब तुम इसे संभालो। यदि बाज तुम्हारे पास फटके तो इसे अपने सिर के ऊपर घुमाना, बाज सिर से भाग जाएगा। वन के ऊपर बादलों का जमावड़ा हो गया था और तुंग मंदिर को घनी धुंध ने छिपा लिया था। ठंड के आने से तीर्थयात्रियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई थी। गैरियों ने हरे भरे चरागाहों से विदा ली और कम ऊंचाई पर बसे अपने गांवों में वापस लौटने लगे। बहुत जल्द भालुओं, चीतों और सुनहले बाज का राज चारों तरफ कायम हो जाएगा। चेरी पेड़ से बनी उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए भेड़ों को हाँकते हुए जय ऊंचे चरागाह पर पहुंचा। मोटू के स्थान पर उसे छड़ी से काम चलाना आती। ये भी मोटू के आक्रमण से तंग थी, सो उन्होंने छड़ी के इशारे पर चलना अच्छा समझा। अचानक 25 बढ़ने और हिमपात की संभावना देखते हुए दादी माँ ने जय को एक मोटा ऊनी जैकेट और तिब्बती व्यवसाय से खरीदे गए ऊंचे जूते पहना दिए थे। उसे जूते की आदत ने जय को एक मोटा ऊनी जैकेट और तिब्बती व्यवसाय से खरीदे गए ऊंचे जूते पहना दिए थे। उसे जूते की आदत नहीं थी, वह ज्यादातर चप्पल पहना करता। पहाड़ी पर ऊपर नीचे जाने में उसे परेशानी हो रही थी। पूरे झुंड को एक साथ रखने में उसे थकान हो रही थी। इसी बीच कुछ कौवों की कांव कांव ने जय को चेतावनी दी कि बाज आसपास हो सकता है, लेकिन धुंध के कारण वह दूर तक नहीं देख पा रहा था। कुछ समय बाद धुंध भी गई और जय को मंदिर नजर आ गया। उसके पीछे बर्फ की टोपी पहनी ऊंची ऊंची चोटियां भी नजर उसने सुनहले बाज को भी देख लिया। वह सिर के बहुत ऊपर चक्कर लगा रहा था। जय झुंड के पास ही रहा। उसकी एक आंख बाज पर टिकी थी, दूसरी बेचैन भेड़ों पर। बाज कुछ नीचे उतरा और वहीं उल्टा रहा। वह मंदिर का चक्कर लगाता रहा और फिर दूर जाने का नाटक करने लगा, पर जय को पक्का विश्वास था कि वह दोबारा आएगा। और कुछ मिनटों बाद बाज पहाड़ के दूसरे किनारे से फिर से प्रकट हुआ। अब वह बहुत नीचे उड़ रहा था। डैने फैले और पीछे की ओर तने हुए थे, पंजे एकदम आगे निकल आए थे। उसको बे देने वाली आंखें शिकार पर स्थिर हो गई थीं। यह एक छोटा मेमना था जो अचानक घास भरी ढलान से लुढ़क कर जय और अपने झुंड से दूर निकल गया था। अब वह और नीचे उड़ान भर रहा था, जमीन से कुछ ही फुट ऊपर। लड़के पर तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया।
वह एक तेज हवा के ईट के साथ जय के पास से गुजरा। इतने में जय ने अपनी छड़ी से प्रहार किया। बाज को तनिक सा लगा। बाज भी चूक गया। उसका शिकार मेमना गैल्ड भरते हुए भाग खड़ा हुआ, पर बाज दूर नहीं गया। वह पहाड़ के किनारे उतरा और लड़के को घूरने लगा। लग रहा था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के गुस्ताख नागरिक को घूर रहा हो, जिसने राजा पर पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया हो। सुनहले बाज की ऊंचाई लगभग जय के बराबर थी। उसके 24 अब भी फैले हुए थे। उसकी क्रोध आंखें तो मानो लड़के के शरीर को बेधे जा रही थीं। जय के मन ने उसे सबसे पहले मुड़कर भाग जाने के लिए बेलन, लेकिन चेरी पेड़ की लकड़ी की छड़ी अब भी उसके हाथों में थी और पक NNN1N1 71 बैककोट। उसने देखा कि छड़ी में शक्ति जीजय ने देखा बाज फिर से मेमने पर झपटने की ताक में था। दूर भागने की बजाय वह आगे की ओर भागा। छड़ी को उसने सिर के ऊपर उठा रखा था। बाज जमीन से कुछ ऊंचाई पर पहुंचा और अपने भयानक चंगुलों से उसने आक्रमण कर आरटीटी संयोग से जय को मोटी जैकेट ने प्रहार का असर घटा दिया। उसका एक पंजा आस्तीन को नोचता हुआ निकल गया। आस्तीन हीट गिर पड़ी। उसी समय छड़ी उसके खुले साथ से टकराए। बाज दर्द और गुस्से से चीत्कार कर गोर वह एस्ट और फर 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 करते हुए दूर निकल गया। जख्मी डैनों के कारण उसकी उड़ान सधी नहीं थी। जय ने अब भी छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। उसे आशंका थी कि बाज फिर वापस आएगा। उसने अपनी फटी जैकेट की ओर ध्यान भी नहीं दिया। सुनहला बाज दूर किसी चट्टान पर उतर गया था। उसे फिर से धावा बोलने की जल्दी नहीं थी। जय ने भेड़ों को घर की ओर हाँका। बादल बोझिल और काले हो गए थे। इतने में मौसम का पहला हिमपात शुरू हो गया। जय ने देखा एक खरगोश उछलते कूदते पहाड़ी से नीचे जा रहा था। वह जब 50 गज की दूरी पर था, बाज के साल की फड़फड़ाहट से हवा का एक झोंका और जय ने देखा कि बाज खरगोश पर बगल से धावा बोलने वाला है। इसका अमी है कि बाज बुरी तरह घायल नहीं हुआ है, जय ने सोचा और थोड़ा सुकून भी महसूस किया। वह मन ही मन पक्षीराज की प्रशंसा भी कर रहा था। अब बाज किसी और पर झपटने गया था। खरगोश ने बाज को देखा और उसे धोखा देते हुए पौधों के झुरमुट की ओर चला गया। जय को पता नहीं चला कि वह खरगोश पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि हिमपात और बढ़ गया था। बर्फीले तूफान में बाज और खरगोश दोनों ही लापता हो गए। जय के पीछे एचएस में कर रही थी। एक मेमना थका मांदा दिख रहा था। जय ने झुककर उसे उठा लिया। ऐसा उसने किया ही था कि उसे एक क्षीण सी रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह ऊपर देखता उससे पहले ही एक विशाल एसएफ ने उसके पूरे कंधे को पकड़ लिया और उसे लुढ़का दिया। मेमना भी उसके साथ ही ढलान पर लुढ़कने लगा। दोनों बिलबेरी की कंटीली झाड़ी में जा फंसे। M-DI-Z-G-H-2-Z-1 ही M-47 उन्हें बचा लिया। जय ने देखा बाज फिर नजदीक आतीन रहा था, नीचे उड़ान भर रहा था। ये दूसरा बाज था। एक तो भाग गया था, अब ये दूसरा सामने था। पहले की भांति विशाल और निर्भीक शायद पहले की साथिन थी। जय अपनी छड़ी खो चुका था और उस बाज से लड़ने का कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वह झाड़ी के और अंदर घुस गया। उसने मेमने को नीचे पकड़ रखा था। अब वह पूरा जोर लगाकर चिल्लाने लगा। वह इस चीख से पक्षी को भगाना भी चाहता था और मदद के लिए लोगों को बुलाना भी चाहता था। बाज फिर उन पर नहीं झपट सका, लेकिन झुंड के बाकी मवेशी पहाड़ी के दूसरी ओर एकदम सामने थे। बाज उन पर निश्चय ही झपटेगा। बाज अभी चक्कर लगा ही रहा था, दूसरी बार गोता लगाया ही था कि जय के कानों में बेतहाशा भौंकने की आवाज पड़ी। बाज तत्काल दूसरी ओर उड़ गया और आसमान में ऊपर चला गया। भौंकने की आवाज मोटू की थी। जय की पुकार सुनकर वह भांप गया था कि कुछ अनहोनी घटी है, इसलिए वह लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल आया था। वह युद्ध के लिए तैयार था। उसके पीछे एक और गडरिया आया। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह गडरिया और कोई नहीं, स्वयं दादीमा थी। दो बर्तनों को आपस में टकराती हुई आ गई।
भौंकने, चिल्लाने और पीटने की आवाज से डरकर बाज भाग गया। ऐस भी तितर बितर हो गई। उन्हें दोबारा एक साथ करने में कुछ समय लग गया। इस बीच जोर से बर्फ गिरने लगी। कल हम सब जरूर नीचे माकू चलेंगे, तेरा ने कहा। हाँ, जाने का समय हो गया है, दादी माँ बोली। जय, तुम अपनी कहानियों की किताबें फिर से पढ़ सकते हो। मेरे पास कहने के लिए अपनी कहानियां बहुत हैं, जय ने कहा। वे जब झोपड़ी पहुंचे और जय ने दादाजी को देखा तो उसने कहा, ओह, मैं तो आपकी छड़ी भूल आया। लेकिन मोटू ने उसे उठा लिया था। दांतों के बीच दबाकर वह छड़ी ले आया था और खुले दरवाजे पर उसे लेकर बैठा था। उसने देखा कि चेरी की लकड़ी से बनी वह छड़ी उसे चबाने में अच्छी लग रही है। यदि दादी माँ ने छीन नहीं ली होती तो वह छड़ी को बुरी तरह चबा गया होता। कोई बात नहीं, दादाजी चारपाई पर बैठते हुए बोले। ताकत छड़ी में नहीं, उस व्यक्ति में होती है जो उसे पकड़ता। 21